जहां धुआं भी नहीं हो वहां आग लगाने में सक्षम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे से चौथे चरण तक लगातार मुसलमान, पाकिस्तान, कांग्रेस का घोषणा पत्र और अन्य मुद्दों को लेकर आग उगल रहे हैं। लेकिन उनकी उगली हुई आग के बावजूद मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचते नहीं दिख रहे। चौथे चरण में भी जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मतदान 60% से कम रहा है। ऐसा माना जा रहा है और संकेत भी मिल रहे हैं कि ये सब आरएसएस की बेरुखी के कारण है। तो आरएसएस की इसी बेरुखी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो दिग्गज पत्रकार। गोविंद चतुर्वेदी जो राजस्थान पत्रिका के संपादक से रिटायर हुए हैं, और सनी सेबेस्टियन जो द हिंदू में कई दशक की सेवाओं के बाद एक हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। अब वे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये दोनों दिग्गज हमें बताएंगे कि आरएसएस की बेरुखी का कारण क्या है और क्या उसकी बेरुखी इस बार बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम सनी जी के पास चलते हैं। सनी सर, आरएसएस की बेरुखी के क्या कारण देखते हैं और क्या मतदान कम होने के पीछे यही कारण है? नहीं, एक तो पहले तो हमको ये अस्यूम करना पड़ेगा आरएसएस नाराज है। आरएसएस नाराज है इसलिए परसेंटेज कम हो रहा है। एक एक असम्पशन है, हो सकता है ये सही भी है, या अगर यही सही है ठीक, लेकिन जब परसेंटेज कम होता है, दोनों दोनों का जो है शेयर कम हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ज्यादा किसका हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन में जब बीजेपी इस तरह का जो क्लेम करता है, हमने बहुत सारे बढ़िया चीजें की, इंक्लूडिंग राम मंदिर का 500 साल के बाद 500 साल जो प्रतीक्षा करके फाइनली हमने राम मंदिर बना के दे दिया देश को। उस स्थिति में जब पोलिंग कम हो रहा है, उसमें तो कुछ गड़बड़ तो है ही। वो गड़बड़ का कारण आरएसएस है क्या? आरएसएस, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, यूपी में परसेंटेज वैसे तो बहुत कम नहीं हुआ, लेकिन जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना उस तरह का नहीं हुआ। द हार्टलैंड है यूपी बीजेपी पॉलिटिक्स, और मंदिर पॉलिटिक्स का हार्टलैंड है। वहां भी परसेंटेज वही रहा 19 वाला जो। और इस तरह का लिखा है अखबार ने, आरएसएस लीडरशिप ने कहा ऐसा आगे इसमें तो इम्प्रूवमेंट के लिए तो अलर्ट करो कैडर को वगैरह। इसमें एक चीज आता है, फिर आरएसएस लीडरशिप दो सिचुएशंस होता है। एक तो आरएसएस लीडरशिप नहीं चाहता, छोड़ दो जो हो रहा है होने दो। उस सिचुएशन में पब्लिक आके वोट नहीं कर रहे है ना, एक तो ये है। दूसरा ये है, वो चाहता है पब्लिक आके वोट करे, लेकिन कैडर उदासीन है। कैडर उदासीन है, उसके फिर बीजेपी वाले उदासीन है, वर्कर, और बीजेपी वाले उदासीन है तो फिर नीचे का पब्लिक उदासीन है। इस तरह का स्थिति में, और ये दोनों स्थिति हो सकता है। लेकिन अखबार के हिसाब से ये है, लीडरशिप चाहते हैं वोटिंग हो अच्छा और फायदा भी हो। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज है, गुजरात में बीजेपी ने इस तरह का अनाउंस किया था, हर 26 सीट में एक का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, उसमें इस तरह का ट्रायल नहीं हो पाया। लेकिन 25 सीट में 5 लाख का मार्जिन से जितवाना है, वहां तो परसेंटेज बहुत कम रहा। परसेंटेज कम रहा तो फिर 5 लाख कहां से आएगा? इस तरह का कई डायलमा बीजेपी को हो रहा है। और ये कुछ तो हो रहा है, ये तो आप इसमें बहुत क्लियर है, कुछ तो हो ही रहा है। एग्जैक्टली क्या है अभी डिस्कशन में आ जाए। अब गोविंद जी हमें बताएंगे कि क्या जो एज्यूम किया जा रहा है, जैसा कि हमने कहा कि आरएसएस की बेरुखी है, तो वो हमें बताएंगे कि असल तस्वीर क्या है। सुभाष जी, देखिए, अभी आपने जो कहा आरएसएस और भाजपा के रिश्तों की बात, आप इसको पीछे जाके देखेंगे तो ये बिल्कुल ध्रुव सत्य की तरह है कि चाहे जनसंघ रही हो या भाजपा हो, अब ये बिना आरएसएस के
तो अगर मैं अधूरा कहूं तो भी शायद ज्यादा होगा, फिर 1/4 भी नहीं रह जाती। अगर आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी की धुरी, बीजेपी की ताकत, जो कुछ भी है, बीजेपी की आत्मा, बीजेपी को आप शरीर कह लीजिए संघ का, लेकिन उसकी आत्मा संघ है। और अगर संघ बीजेपी के साथ नहीं है, पूरा नहीं है, आधा नहीं है, जितना भी नहीं है, तो संघ की ताकत, बीजेपी की ताकत बहुत कम हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो इन वर्षों में भाजपा ने दूसरे दलों से ला करके, नई मेंबरशिप जुटा करके और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक जमात बनाने की, बताने की कोशिश की है। लेकिन इस सब से क्या हुआ कि इन वर्षों में जो सनी जी जिस तरह कह रहे थे, और मैं भी उस शब्द को काम में लेता हूं, कि इन चीजों के कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबूत इस नाते से आप मान सकते हैं कि आरएसएस, पिछले सालों में हमने देखा, हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो हम देखते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, जिनको हम सरसंघ चालक कहते हैं, वो केवल एक दशहरे के मौके पे बोलते थे। दशहरे का संदेश उनका होता था, चाहे वो देवरस जी रहे हों, चाहे गुरु गोलवरकर रहे हों, हेडगेवार जी रहे हों, बाद में रज्जू भैया आ गए, राजेंद्र सिंह जी, और फिर जो भी बात के हुए। लेकिन इन वर्षों में एक तो फर्क ये आया कि वहां से उस संदेश के अलावा भी डे टू डे में आरएसएस प्रमुख और दूसरे पदाधिकारी बोलने लगे। तो मैं जहां लेके आ रहा हूं वो ये कि मान लीजिए एक खबर पहले चरण के मतदान के साथ ही ये चली कि आरएसएस की बेरुखी है, और उस बेरुखी की वजह से मतदान कम हुआ है। तो उस मतदान कम होने की, आरएसएस की बेरुखी की खबर का कहीं भी स्पष्टीकरण या खंडन संघ की तरफ से नहीं आया। नंबर 2, फिर ये खबरें चली कि प्रधानमंत्री जी पहले चरण के मतदान में जो कम मतदान हुआ, उसके तुरंत बाद नागपुर गए, आरएसएस प्रमुख से मिलने की कोशिश की, वहां मुलाकात उनसे हुई या नहीं हुई, इसको लेके भी 2 तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये हुआ कि वहां जो भी बातें हुई वो इस तरह की बातें थी कि भाई जो चल रहा है उससे संघ राजी नहीं है, नाराज है। अब नाराज किन बातों से है कि बहुत मोटे तौर पर एक चीज ये आ रही है कि व्यक्तिवादी राजनीति इन वर्षों में जो हुई, आरएसएस उसको अच्छा नहीं मानता। आरएसएस हमेशा से व्यक्ति पूजा के खिलाफ है। अगर आप पहले भी जाके देखेंगे तो कांग्रेस में भी जो चीजें रही, उनसे भी उसको उन्हीं बातों से तकलीफ थी, और जब वो चीजें ठीक हुई तो शायद कांग्रेस को 1980 में वापस लाने में कहते हैं कि आरएसएस का बड़ा रोल था, 84 वाले में भी रोल बताते हैं। तो कुल मिलाकर के वहां वो जो सिंगल पॉइंट हुआ कि मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, तो उससे संघ को लगा कि संघ या भाजपा वो कहीं नहीं है। और इन सूरत में ये सारी चीजें चर्चाओं में आई। अभी कल के अखबार में था कि नोटा को लेकर के इंदौर में जो चल रहा है बहुत बड़ा अभियान, उस अभियान को के संदर्भ में उसको देखा जा रहा था, लेकिन उसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी आप और हम देख सकते हैं कि संघ प्रमुख ने कहा कि भाई नोटा का इस्तेमाल मत करिए, नोटा का इस्तेमाल मत करिए, जो भी बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल है उसको वोट दे दीजिए। तो ये सारी चीजें जब चलती हैं और फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरण का मतदान हो गया, चारों चरण के मतदान में भी वो पुरानी स्थिति नहीं लौट पाई, जबकि राम मंदिर के बनने से, जैसा सनी जी बता रहे थे, धारा 370 के हटने से, समान नागरिक संहिता की बातों से, सीएए लागू होने से, इन सब चीजों से जो एक एटमॉस्फेयर बन रहा था चुनावों के पहले, वो ये बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर की स्थिति होगी। चुनाव की घोषणा के पहले तक वो दिख भी रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद, घोषणा के तुरंत बाद जो 4 चरणों के हुए, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है, और आप निश्चित, ये तो पूरा देश मानता ही है कि आरएसएस के पास
ताकत तो है ही, स्वयंसेवकों की ताकत है। और वो ताकत अगर नहीं आती है, जो अपने अपने क्षेत्रों में सब लोगों ने हमने देखा कि जिस तरह से संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़ बढ़ के पर्चियां बांटने से लेके वोटर को घर से आखिरी मिनट तक मतदान केंद्र पे ले जाने का काम करते हैं, वो करते कम से कम इस बार अभी तक वो नहीं दिखे, और उसी का असर ये दिखता है कि मतदान कम है। ये एक कारण है। इसके अलावा और कारण भी निश्चित तौर पे और कारण भी हैं। और कारण भी ये माने जा सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की घटती पगार। अब सुब्रमण्यम स्वामी को लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि चीन के साथ हमारा जो व्यवहार है, और चीन ने जिस तरह से हमारी चीजें कब्जे की हैं, तो इस तरह हमारी भूमि कब्जे में की है। तो ये सब कारण जुड़ करके कहीं ना कहीं इस बात को बल तो देते हैं कि मतदान में कमी के बड़े कई कारणों में एक बड़ा कारण आरएसएस की बेरुखी है। निश्चित तौर पे इसका कोई सबूत नहीं है, सबूत दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो इस बात को पुष्ट करते हैं। सनी जी सर, आरएसएस ने अभी आरएसएस के कई वर्कर्स को सीएम की पोस्ट दी गई है, और जब से मोदी जी आए हैं तब से आरएसएस के वर्कर्स सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर लगातार आसीन किए जा रहे हैं। फिर भी आरएसएस संतुष्ट आखिर क्यों नहीं है? जैसा कि गोविंद जी ने कहा कि वो व्यक्तिवाद और मोदी के परिवार और इन सबसे के खिलाफ हैं, इस वजह से ऐसा है। तो क्या बरसों की प्रतीक्षा के बाद जो सत्ता आरएसएस को मिली और खुली सत्ता मिली, उसको भी वह सिर्फ व्यक्तिवाद जैसे मुद्दे पर गंवाने को तैयार है? नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कहा। आरएसएस सत्ता में है, लेकिन वो तो मानेंगे नहीं, डायरेक्टली कभी नहीं मानेंगे। हम तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इस तरह अभी भी यही चल रहा है। आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सत्ता में हम पर्सनली जानते हैं, आरएसएस से कई लोग मिनिस्ट्री में ओएसडी बन के बैठे थे और बैठे भी है, अभी भी है। और उनका तो बड़ा ऑब्जर्वर का रोल भी रहता है, कोऑर्डिनेशन का भी रोल रहता है, वॉच डॉग का भी रोल रहता है। सत्ता तो वही चला रहा है। लेकिन ये सत्ता का भी प्रॉब्लम यही है, एक पॉइंट पे आके आपको तो और चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मेरा तो 50% कम ही कर लो, वो तो आ गया टाइम। ये ग्रीड है, लालच है, और पैसा की तरह है सत्ता भी, जितना है और आपको और चाहिए। और ये हमारा मोदी जी का भी यही है, मोदी जी को भी और चाहिए, आरएसएस को भी और चाहिए। ये अभी क्रेडिट का भी है, अल्टीमेटली काम और कोई करे और तो मोदी जी को वोट दो फिर, है ना। ये वाला तो कांग्रेस को अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा, लगेगा, और ऑपोजिशन का लाइन लगेगा। लेकिन बाकी आरएसएस बीजेपी वालों को भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगा। ये वाला सिंगल मान जो चल रहा है, मोदी जी को वोट दो, जालौर में मोदी जी को वोट दो, अजमेर में मोदी जी को वोट दो, राजकोट में मोदी जी को वोट दो, और कश्मीर में भी मोदी जी को वोट दो। क्या कोई इंडिविजुअल नहीं है क्या? फिर भजन लाल जी का काम क्या है राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बन के? मोदी जी का ही है। तो फिर तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं चाहिए और बाकी कोई नहीं चाहिए, मोदी जी काफी है। तो ये भी है ना, राजस्थान में ये स्थापित करने का कोशिश की और काफी सक्सेस भी हुआ है। यहाँ का लीडर कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ये देखो, राजस्थान का लीडर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम करेंगे दिल्ली से। हम करेंगे दिल्ली से मतलब क्या है? हम करेंगे गुजरात से। ये ना अल्टीमेटली मतलब है, जी। ये हुआ ना, वाकई में तो यही हो रहा है। इस स्थिति में तो ओवरऑल लोगों में जो चिंता है, चिंता इन लोगों में भी है, बीजेपी वालों में, आरएसएस वालों में। उसका नतीजा ये है, ये तो बाहर आएगा ही, जितना भी कोशिश करो तो फ्रस्ट्रेशन है, तो बाहर आएगा ही। जो इस तरह का एक एक जगह कंसंट्रेशन हो रहा है पावर का, भागीदारी की बात है, कितना भागीदारी तो है ही आरएसएस का, लेकिन और भागीदारी चाहिए। फिर क्रेडिट बाहर तो सिर्फ मोदी मोदी दिख रहा है ना, इसीलिए भी प्रॉब्लम्स हो रहा है इस तरह का। अगर आरएसएस के ग्राउंड वर्क से बीजेपी जीतती आ रही है, तो एक सवाल एक महिला पुष्पा राणा ने पूछा है
कि फिर 2014 से पहले आरएसएस की ताकत आज से ज्यादा थी, उसके बावजूद बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाई। गोविंद जी भाई साहब बताएंगे कि क्या कारण है? नहीं, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है सुभाष जी, कि 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं थी जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्ववादी चेहरे के साथ खड़ी की। नरेंद्र, आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी को आज जो लोग चाहते हैं उसमें और कोई कारण नहीं है। उसमें सबसे बड़ा कारण यही है, जिसको आप गुजरात में उनके मुख्यमंत्री बनने के समय से देख सकते हैं। जो कुछ भी गुजरात में हुआ, तो वहां से लेकर के जब आप उसको देखते हुए आएंगे तो एक हिंदू फेस, जो हिंदू मुस्लिम की बात हम अपने मंच पे नहीं करना चाहते, नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक फेस, एक धर्म के फेस बन गए। तो उस फेस के बनने से, उसके पहले के बीजेपी को देखिए, बीजेपी में हमेशा आडवाणी और वाजपेयी, उदारवादी और कट्टर, तो वो धाराएं दोनों बहती रहती थी। दोनों धाराएं जब कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आती थी तो एक धारा बन जाती थी, और वो धारा वाजपेयी की डोमिनेट करती थी। तो वहां भले रथ यात्रा निकली हो या और कुछ भी हुआ हो, लेकिन भाजपा का फेस वो नहीं बन पाया जो नरेंद्र मोदी ने हिंदूवादी फेस भाजपा का बना दिया पूरी तरह। और उस हिंदूवादी फेस के बनने से 2014 और 2019 और सारे मुद्दे गौण होते चले गए। और वो फेस, तो जो भी हमारे श्रोता ने पूछा है वो सवाल वाजिब है, लेकिन उसका बहुत स्पष्ट जवाब ये है। हिंदुत्व के बड़े चेहरे, हिंदुत्व के महानायक, हिंदुओं के हृदय सम्राट, अनेक तरह की उपमाओं से विभूषित हो चुके नरेंद्र मोदी अब हिंदुत्व के उस चेहरे के साथ कैंपेन कर रहे हैं जो अभी तक उन्होंने सीधे शब्दों का इस्तेमाल करके नहीं किया। यानी उन्होंने अपने भाषणों में, अब के भाषणों से पहले, सीधे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैंपेन में कहा था कि अगर ईद पर देते हो तो दिवाली पर भी दें, मतलब संकेतात्मक भाषा में। लेकिन अब तो वो बिल्कुल खुलेआम मुसलमान और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर उनका जो हिंदू वोट बैंक है, आखिर वो पसीज क्यों नहीं रहा, बढ़ चढ़ के वोट क्यों नहीं दे रहा, जबकि सरकार को ये उम्मीद थी कि इससे वो 90% तक वोटिंग ले जाएंगे। गोविंद जी। सुभाष जी, उसकी वजह यह है कि किसी भी चीज की, हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं वो ये है कि किसी भी चीज की अति जो होती है ना, वो अति फिर दुखदाई होती है। अंतिम परिणाम क्या होगा मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब ये चीजें चल रही हैं तो उसके साथ फिर क्या हुआ, एक धर्म वाली बात चलने से महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों से छटनी, कम होती तनख्वाह, पेट्रोल डीजल, वो सारी चीजें वो उसमें शामिल होती है महंगाई में। फिर इसके साथ और दूसरे इकोनॉमी की स्थिति, लगातार ये होना कि बड़े कुछ लोगों के पास धन जाता जा रहा है, कुछ लोग, अधिकांश लोग गरीब होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से, मतलब मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत अच्छे से इस बार के कैंपेन में और अपनी यात्राओं में राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इन मुद्दों को भी उठाया कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज वो 205 लाख करोड़ का हो गया। तो ये सारी चीजें, फिर जो बीजेपी के अपने लोग थे, जो मैंने एक सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किया, वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को उठाते रहे, बताते रहे लोगों को। चाइना वाला भी बताया, पाकिस्तान के, तो चाहे विदेश नीति हो, दूसरे इन सारे मुद्दों से जब ये सारे मुद्दे आए, और फिर आप धर्म को, रथ यात्रा को याद कीजिए और उसके बाद मंडल कमीशन को याद कीजिए। तो जहां धर्म है वहां फिर जाति ने उसको तोड़ने की कोशिश की, लोग जाति तक पहुंच गए।
जातीय जनगणना की बात भी आ गई, आरक्षण को समाप्त करने की बात भी आ गई, संविधान को बदलने की बात भी आ गई। तो ये सारे मुद्दे मिलकर के और उस धर्म के नायक की जो हम बात कर रहे हैं, ये वहां भारी पड़ने लगे ये सारे मुद्दे। मैं फिर कहता हूं कि अंतिम परिणाम क्या होगा वो समय बताएगा, चुनाव के 4 जून को निकलने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे इन सब चीजों ने उस नायकवादी छवि पर हावी होने की कोशिश की है और वो चुनाव के इन 4 दौर में हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिग्गज पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी और सनी सेबेस्टियन सर ने हमें साफ साफ बताया कि मतदान गिरने के पीछे के कारण क्या हैं और क्या उसके रिपरकेशन निकलेंगे। इस सब पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।